ठीक है। सो आज का बेसिक टॉपिक इज कंडक्शन ब्लॉक्स। ठीक है। सो कंडक्शन ब्लॉक्स में क्या मतलब है? कंडक्शन ब्लॉक का मतलब होता है कि जो भी हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का मतलब क्या है? सपोज फर्स्ट सिनोएट्रियल नोड, ठीक है, उसके बाद हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, वहां से आता है तुम्हारा बंडल ऑफ हिज डिवाइड करते हैं इनटू टू ब्रांचेस, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस, ठीक है, जो कि हम सबको पहले से पता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच के तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है सेप्टल fascicle, ठीक है, एक होता है तुम्हारा लेफ्ट एंटीरियर fascicle, एक होता है तुम्हारा लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle, ठीक है। सो दिस इज लेफ्ट एंटीरियर fascicle, ठीक है, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle, ठीक है, दिस इज व्हाट इज सेप्टल fascicle, ठीक है। एंड उसके बाद ये सारे फैसिकल्स जो बन चुके हैं उसके बाद ये सब डिवाइड होते हैं इनटू छोटे छोटे फाइबर्स, एंड दीज फाइबर्स इंडिविजुअली आर व्हाट यू कॉल एज पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। तो इन ये है हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। सो जब हम हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज कंडक्शन ब्लॉक, दैट मींस हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट को ब्लॉक करके उसकी ईसीजी फाइंडिंग्स पढ़ेंगे। दिस इज अ सिंपल टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, कुछ ज्यादा कुछ मुश्किलात की कोई बात नहीं है। तो सबसे फर्स्ट हम सबसे ऊपर वाले कंडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, विच इज दिस, एंड दिस इज आल्सो नोन बाय द नेम सिनोएट्रियल नोड, ठीक है। सो सबको पता है सिनोएट्रियल नोड इज अ डोमिनेंट पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं, मतलब सिनोएट्रियल नोड अच्छा खासा स्टार्ट हो रहा है और मैं उसको ब्लॉक कर दूं, तो मेरे को एडवांटेज क्या मिलेगा? ठीक है, क्या मेरा अगर सिनोएट्रियल नोड ही ब्लॉक्ड है, क्या मेरा ईसीजी की वेव स्टार्ट हो पाएगी? हेलो, नो सर। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट ना। अगर सिनोएट्रियल नोड इज द नोड व्हिच स्टार्ट्स टू फायर, एंड उसके बाद तुम्हारा पी वेव लेके आता है, फिर उसके बाद वो कंडक्ट करके जाता है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल पे जाता है, टी वेव। अगर सिनोएट्रियल नोड ही नहीं है तो ईसीजी की वेव स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। दैट इज व्हाई अगर किसी भी पेशेंट को सिनोएट्रियल नोड को ब्लॉक होता है, बिल्कुल फ्लैट लाइन हो जाता है, फ्लैट लाइन। एंड दिस इज इन टर्म्स आल्सो नोन बाय द नेम, ये लेमन टर्म में क्या बोलते हैं इसको, सिनोएट्रियल नोड ब्लॉक को? अगर किसी को पता हो, इसको कार्डियक अरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो लोग महान महान लोगों की तरह कार्डियक अरेस्ट और मायोकार्डियल इंफार्क्शन को सेम सेम की गेम गाने गाते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी अरिथमिया, अभी नहीं, लेकिन बस इतना ही है, कुछ नहीं है। कार्डियक अरेस्ट इज सिनोएट्रियल नोड हैज स्टॉप्ड फायरिंग एट ऑल, एंड दिस इज व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट ऑल अबाउट, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, डॉक्टर बन चुके हो अब, ये नहीं मायोकार्डियल इंफार्क्शन और कार्डियक अरेस्ट सेम है। एमआई इज समथिंग डिफरेंट, कार्डियक अरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट, लेमन टर्म्स में नहीं बोलना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट नाउ सिनोएट्रियल नोडल ब्लॉक, और कुछ नहीं है, जस्ट फ्लैट लाइन, ठीक है। अब आते हैं द मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट विच इज एवी नोडल ब्लॉक्स, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवी नोडल ब्लॉक्स इज व्हाट इज वी आर इंटरेस्टेड इन। अब जब तुम एवी नोडल ब्लॉक की बात करते हो, वो तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तीन टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, थ्री डिग्री। प्राइमरी को बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ऐसे बोला जाता है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स को भी फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मोबलिट्स टाइप 1, MOBLITZ, मोबलिट्स टाइप 1, ठीक है, मोबलिट्स टाइप 2 एंड 2:1 ब्लॉक, ठीक है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को भी तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। सो दिस इज हाउ एक एक करके उसको उठाते हैं। तो पहले तो हमारे को सिंपल बता रहे हैं, टेबल बनाएंगे। प्राइमरी सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक के लिए कॉमन टेबल बनाएंगे, टर्शरी अलग होता है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक अलग होता है, उसको बाद में डील करेंगे। पहले हम फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक के लिए टेबल बनाएंगे। टेबल स्टार्ट्स विद, अब मैं लिख दो अच्छे खासे लिख दो, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री के तीन पार्ट्स भी लिख दो। फर्स्ट इज मोबलिट्स टाइप 1, ठीक है, फिर मोबलिट्स टाइप 2, ठीक है, एंड उसके बाद लिख देंगे मोबल 2:1 ब्लॉक, ठीक है। ये फर्स्ट हमारी हेडिंग है। उसके बाद हम लोग सेकंड हेडिंग में लिखेंगे क्या? सेकंड हेडिंग में लिखेंगे हम लोग पीआर इंटरवल को क्या होता है, ठीक है। P/QRS रेशियो को क्या होता है, ठीक है, P/QRS के रेशियो को क्या होता है। फिर हम लिखेंगे ड्रॉप्ड बीट्स, अभी सब समझाता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, अभी सिर्फ टेबल बना रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप्ड बीट्स है कि नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट इज द फाइनल ईसीजी फाइंडिंग। सो मैं तुम्हें डायरेक्टली फाइनल ईसीजी फाइंडिंग से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारे को बिल्कुल समझ में आ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए एकदम मक्खन तरीके से। तो अभी हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट करंटली इज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक? कुछ नहीं है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इज अ हार्ट ब्लॉक, ठीक है, जिसमें द ओनली ईसीजी फाइंडिंग दैट यू विल एवर फाइंड इज प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल। कुछ नहीं है। हार्ट ब्लॉक का मतलब क्या है? हार्ट ब्लॉक का मतलब अगर मैं एवी नोड को ब्लॉक कर दूं, एवी नोड, चलो कौन बताएगा? एवी नोड इन दिस होल वेव, ठीक है, इन दिस होल वेव रिप्रेजेंट्स विच सेगमेंट, किस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? एवी नोड की कंडक्शन रिप्रेजेंट्स विच सेगमेंट ऑफ द ईसीजी? पीआर सेगमेंट। एब्सोल्युटली, है ना, ये तो बहुत सिंपल है। पीआर सेगमेंट या फिर पीआर इंटरवल हम बात करें, ये पीआर, ये लाइन, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन इज द पीआर सेगमेंट एंड दिस होल थिंग इज द पीआर इंटरवल। ये तो हमें पूरी दुनिया से ऑलरेडी पता है,
ठीक है, तो जब भी हम एवी नोडल ब्लॉक्स पढ़ेंगे हमारा मेन फोकस ऑफ इंटरेस्ट ये पीआर इंटरवल या फिर पीआर सेगमेंट पे होगा। ठीक है, तो नॉर्मल पीआर इंटरवल कितना होता है ये भी मैंने बताया, 50 बारी बताया। नॉर्मल पीआर इंटरवल कितना होता है? रूल ऑफ 1 2 3 4 याद है? रूल ऑफ 1 2 3 4 पूरा ईसीजी 2 इंटरवल्स में खत्म हो जाता है, पीआर एंड क्यूटी इंटरवल। सो नॉर्मल पीआर इंटरवल कितना होता है? 0.12 से लेकर 0.20 सेकंड्स। ठीक है, 20 सेकंड्स, दिस इज द नॉर्मल पीआर इंटरवल। ठीक है, सो अगर पीआर इंटरवल 0.2 सेकंड से ज्यादा होगा उसको प्रोलॉन्ग्ड बोलते हैं। ठीक है, एंड अगर पीआर इंटरवल 0.12 सेकंड से कम होगा उसको शॉर्ट एंड पीआर इंटरवल बोलते हैं। वेरी सिंपल। शॉर्ट एंड पीआर इंटरवल के केसेस हमने ऑलरेडी डील कर दिए हैं इन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम एंड एलजीएल सिंड्रोम, दो प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम थे। अभी हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। अगर एवी नोड ब्लॉक हो जाएगा लॉजिकली, ठीक है, दैट मींस जो नॉर्मल पीआर इंटरवल था उससे अब ज्यादा लंबा हो जाएगा पीआर इंटरवल, क्योंकि अब ब्लॉक हो चुका है एवी नोड, राइट? ठीक है, इतना क्लियर? तो अभी हमारा Yes, sir. टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज पीआर इंटरवल। ठीक है, तो अभी देखते हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक इज द सिंपलेस्ट ब्लॉक, कुछ नहीं करना उसमें, सिर्फ द ओनली ईसीजी फाइंडिंग दैट यू विल फाइंड इज फर्स्ट डिग्री इज वेरी सिंपल, सिर्फ पीआर इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ईसीजी है, ये पी वेव है, पीआर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग, ये क्यू आर एस, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल। ठीक है, तो अब देखो दिस इज द ओनली ईसीजी फाइंडिंग दैट यू फाइंड। ठीक है, दिस इज पीआर इंटरवल इज इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब तुम मेरे को बताओगे। ठीक है रिया, पीआर इंटरवल में मैं क्या लिखूं? ये जो पीआर इंटरवल हमने लिखा है यहाँ पे, इसमें मैं क्या लिखूं? इंक्रीज डिक्रीज सेम। ठीक है, इंक्रीज लिखेंगे मोर देन कितना सेकंड? मोर देन कितना सेकंड? एब्सोल्युटली 0.2 सेकंड इंक्रीज, काम खत्म। क्या कहते हैं शहर, पी इज टू क्यू आर एस क्या है? कितनी पी वेव है और कितनी क्यू आर एस है? जल्दी बताओ। एक पी वेव एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, राइट? तो 1:1 का रेशियो है, नथिंग चेंज। नॉर्मल भी 1:1 है। क्या यहाँ ड्रॉप्ड बीट्स है? ड्रॉप बीट्स का मतलब है कि क्या एक वेव के बाद वेव फ्लैटलाइन हो गया? हमारे को ईसीजी फ्लैटलाइन दिख रहा है, ऐसा कुछ डिस्कस किया हमने अभी तक? वेव के बाद कुछ फ्लैटलाइन हुआ मतलब पूरे पी क्यू आर एस टी के बाद कुछ फ्लैटलाइन हुआ है अभी तक? No, sir. हेलो, नहीं ना, तो ड्रॉप बीट्स नहीं है। सो दिस इज द ओनली फाइंडिंग। तो मैंने तुम्हें 50 बार बोला फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक इज नथिंग, इट इज अ वेरी सिंपल ब्लॉक। ठीक है, जिसमें एवी नोड ब्लॉक हुआ, पीआर इंटरवल इंक्रीज हो गया, देयर इज नथिंग मोर, और कुछ नहीं है। अब आते हैं हम लोग सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में मैं तुम्हारे को पहले से ही बता रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलमार्क फीचर ऑफ सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों टाइप्स के सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक में कॉमन है, ये रूल है, इज ड्रॉप्ड बीट्स। तीनों में ड्रॉप बीट्स देखी जाएंगी। ठीक है, ड्रॉप बीट्स का मतलब क्या है? पी क्यू आर एस टी वेव के बाद ड्रॉप हो जाएगा, एक बीट गायब हो जाएगी। अभी दिखाऊंगा कैसे। सो फर्स्ट हम मोबलिट्ज टाइप 1 से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है मोबलिट्ज टाइप 1? मोबलिट्ज टाइप 1 एक ऐसा हार्ड ब्लॉक है जिसमें वो बोल रहा है कि पीआर इंटरवल धीरे धीरे करके हर ईसीजी वेव के बाद इंक्रीज करेगा। एग्जांपल देखो, अगर सपोज मैं बोलूं ये मेरा पी वेव है, ये मेरा पीआर इंटरवल है, ये मेरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा टी है, ये मेरा ये फर्स्ट है, ये पूरा पूरा फर्स्ट चीज है, ये फर्स्ट। ठीक है, फिर से देखो ईसीजी, जब नेक्स्ट वेव आई तो अब देखो ये पी वेव है, अब इसमें पीआर इंटरवल थोड़ा इंक्रीज हो गया, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है, ये आ गया, ये दिस इज दी सेकेंड, ये सेकेंड है। फिर अब थर्ड ऐसा पूरा सेगमेंट आया, ये फिर से पी वेव है, अब पीआर इंटरवल और इंक्रीज हो गया, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है। ठीक है, ये मेरा थर्ड है, ये चीज मेरी थर्ड है। एंड फाइनली अब क्या होगा? फिर से आई, ये पी वेव है। अब जब पी वेव आई तो क्या होगा? उसके बाद बीट ही नहीं आएगी आगे। ठीक है, उसके बाद बीट ही नहीं आएगी आगे। ठीक है, दिस फिनोमेना इज व्हाट यू कॉल एज ड्रॉप्ड बीट। ठीक है, ड्रॉप बीट कहते हैं इसको। ठीक है, वेरी सिंपल। और जब ड्रॉप बीट के बाद एक बीट ड्रॉप हो जाएगी, उसके बाद फिर सेम कहानी रिपीट होना शुरू हो जाएगी। फिर पी वेव, छोटा सा पीआर इंटरवल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, फिर धीरे धीरे करके ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। इतना क्लियर? इस चीज में कुछ डाउट किसी को? ये यहाँ पे क्या हुआ? पीआर इंटरवल कीप्स ऑन प्रोलॉन्गिंग विद ईच वेव। कब तक चलता रहेगी ये कहानी? जब तक एक ड्रॉप बीट नहीं आती है। ये कहानी है मोबलिट्ज टाइप 1 की। मोबलिट्ज टाइप 1 का दूसरा नाम होता है वेंकी बैक्स ब्लॉक। वेंकी बैक्स ब्लॉक कहते हैं, वेंकी बैक्स ब्लॉक। अगर तुमने शेरलॉक देखा है, उसमें वेंकी बैक्स के ऊपर था कुछ ऐसा, छोड़ो। अच्छा ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज इसमें कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। ये चीज में कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। सब क्लियर? सर, हाँ बोल। सर हर 3 वेव्स के बाद एक फ्लैट लाइन आ जाएगी, मतलब यस, 3 मैं waves बता के रहा हूँ, बाद। वो बता रहा हूँ। यस, उसको कंफर्म करें। रुको एक बार रुको। पहले इसमें कुछ डाउट हो अभी तक? ये बताइए, जो इसके अलावा कुछ डाउट है तेरे को और किसी को भी? नहीं।
ठीक है। सो यहाँ जब पीआर इंटरवल के अंदर हम क्या लिखेंगे, पीआर इंटरवल के अंदर इस केस में लिखेंगे पीआर इंटरवल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद ईच बीट, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद ईच बीट, हर बीट से पीआर इंटरवल इंक्रीज होगा। ठीक है, अब मुझे पी टू क्यू आर एस का रेशियो बताओ इस केस में, कितनी पी वेव्स टोटल तुम्हें दिख रही है और कितनी क्यू आर एस टोटल तुम्हें दिख रही है बिफोर ड्रॉप बीट से पहले कितनी क्यू वेव्स है और कितनी पीआर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है? 4 पी वेव्स है और हाँ, 3 और क्यू क्यूआरएस वेव्स। कॉम्प्लेक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो 4:3 ही रहेगा हमेशा, तो ऐसा ही होगा हमेशा। ईसीजी तुम्हें ऐसे दिखेगा, देयर विल बी 4 पी वेव्स एंड 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो मतलब हर 3 वेव्स के बाद एक ड्रॉप बीट आएगी। दिस इज द रूल, ये रूल है मोबलिस टाइप 1 का। मोबलिस टाइप 1 का रूल यही है, 4:3 ही रेशियो रहता है हमेशा, हमेशा रेशियो रिमेन्स 4:3। ठीक है, इतना क्लियर। ड्रॉप बीट्स तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया थी और ईसीजी फाइंडिंग हमने बना ली। अब किसी को कोई डाउट? चलो, अब आते हैं मोबलिस टाइप 2। मोबलिस टाइप 2 कहता है मैं बिल्कुल कॉपी करूंगा मोबलिस टाइप 1 की, बस एक चीज मेरे में कॉपी नहीं होगी, मैं दूंगा शॉक, सडनली शॉक दूंगा, तुम लोगों को झटका दूंगा, अचानक से पीछे से डरा दूंगा, अचानक से आके डरा दूंगा। क्यों? मैं कह रहा हूं, मैं हूं एक बहुत बड़ा चंट, मैं कहता हूं कि मैं फिर से सेम कहानी चल रहा हूं, मेरे पास पी वेव है, ये मेरा पीआर इंटरवल है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव। सपोज यहाँ पे पीआर इंटरवल की जो लेंथ थी वो एक्स थी, फिर मैंने अगली पी वेव देखी, अगली पीआर इंटरवल देखा, उसमें भी सेम लेंथ, ठीक है, ये मेरा पहला था, ये मेरा दूसरा था, ठीक है, उसके बाद फिर मैं पीआर इंटरवल पे आया, ठीक है, अब मेरी ड्रॉप बीट आ गई, सडनली ड्रॉप बीट, तो मतलब क्या हुआ, मेरा पीआर इंटरवल को कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अचानक से मेरे पेशेंट को ड्रॉप बीट हो गई, अचानक से। द पीआर इंटरवल इज इंक्रीज, यस अग्रीड, बट द पीआर इंटरवल डज नॉट कीप इंक्रीजिंग, ऐसा नहीं है पीआर इंटरवल इंक्रीज करेगा, नो, पीआर इंटरवल इज इंक्रीज एंड इट रिमेन इंक्रीज, सेम लेंथ पे रहता है, हर हर दोनों पीआर इंटरवल, दोनों जो अभी तक वेव बनी है दोनों में सेम है, सेम लेंथ का है, बट इट डज नॉट कीप ऑन इंक्रीजिंग जैसे मोबलिस टाइप 1 में था। लेकिन कॉमन क्या है दोनों के अंदर, ड्रॉप बीट आना, सडनली ड्रॉप बीट आ जाती है। अब मुझे इसका रेशियो बताओ, कितनी पी वेव्स है और यहाँ पे, और कितना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है बिफोर ड्रॉप बीट, ड्रॉप बीट से पहले कितनी पी वेव्स और कितना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? 3 पी वेव्स एंड 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, शाबाश, वेल डन, ड्रॉप बीट्स है। अब तो इसमें इसमें द पीआर इंटरवल इंक्रीजेस बट रिमेन्स सेम इन एवरी बीट, रिमेन्स सेम इन एवरी बीट, इन एवरी बीट इंक्रीज तो करेगा ही, ऑब्वियसली ब्लॉक है वो तो इंक्रीज तो करना ही करना है, वो बात अलग है, बट हर बीट में सेम रहता है। दिस इज दी हॉलमार्क फिनोमेना ऑफ मोबलिस टाइप 2। ठीक है, अब आते हैं 2:1 ब्लॉक, बेवकूफी है ये भी सेम एग्जैक्ट, इसमें कुछ नहीं है, 2:1 ब्लॉक इज एग्जैक्टली सिमिलर टू मोबलिस टाइप 1, बट यहाँ पे बस रेशियो ऑफ पी टू क्यू आर एस इज 2:1। इसका मतलब क्या है, पहली पी वेव आई, ये पी आर सेगमेंट, क्यू आर एस वेव, टी वेव, फिर पी वेव आई और गायब, एक ही बार में। तो कितनी पी वेव हुई यहाँ पे, कितनी पी वेव हुई, कितनी पी वेव है यहाँ, और कितना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है? हाँ, बाकी सब सेम, पीआर यहाँ पे भी सेम लाइन लिख लो, पीआर इंटरवल इज इंक्रीज्ड बट रिमेन सेम, ठीक है, विद एवरी बीट, एंड बाकी सब रिमेन सेम। वेरी सिंपल, सेकंड डिग्री ब्लॉक्स आर वेरी सिंपल, द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज पीआर इंटरवल की गेम, एक में पीआर इंटरवल इंक्रीज होते रहता है, एक में पीआर इंटरवल सेम, दो में पीआर इंटरवल सेम रहता है, बट रेशियो याद रखना है बहुत। और इसका निमोनिक कोई बनाने की जरूरत, कुछ रट्टा मारने का नहीं, 4-3-2 है, ये निमोनिक है, 4-3-2, 3-2-1, कुछ बड़ी बात नहीं है, 4:3, 3:2, 2:1, -1 करते जाओ हर बीट के साथ, 4:3 से -1 करोगे दोनों में तो 3:2 बनेगा, 3:2 में -1 करोगे तो 2:1 बनेगा, कोई नथिंग टू रट्टोफाई, इट इज वेरी 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 सिंपल। ठीक है, सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक्स तक कोई दिक्कत, शंका, दिमाग में दिक्कत हो रही है तो बता दो। हेलो? नो सर। नहीं, अब बस एक थोड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस एक बार पढ़ लेते, टाइप 1 और टाइप 2 में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मोबलिस टाइप 1 और मोबलिस टाइप 2 में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा। अगर तुमने इनमें से पूछे कि मोबलिस टाइप 1 एंड मोबलिस टाइप 2 में, ठीक है, सॉरी नॉट मोबलिस टाइप 1, सॉरी फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक और सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक में, ठीक है, सॉरी नॉट मोबलिस टाइप 1, आई एम सॉरी, फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक और सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक में कौन ज्यादा कॉमन है, कौन ज्यादा कॉमन है, फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक में कौन ज्यादा कॉमन है, तो क्या क्या आंसर होगा, कौन सा ज्यादा बिनाइन है, कौन सा ज्यादा बिनाइन है, कौन सा सबसे इजी है, मतलब बच्चों वाली चीज है, कौन सी सबसे इजी है? फर्स्ट डिग्री, है ना? ठीक है, तो दैट इज वाई जो चीज सबसे ज्यादा इजी होती है वही सबसे ज्यादा कॉमन होती है, ऐसा नहीं है सबसे ज्यादा मतलब मुश्किल वाली चीज जो है उसको कॉमन बना देंगे, नो, तो फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक्स आर मच मोर कॉमन एज कम्पेयर टू सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ओके।
And why did we say it is much benign? Why? Because second degree heart block has the propensity to go into third degree. सेकेंड डिग्री आराम से थर्ड डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, बट फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कैन नेवर कन्वर्ट इनटू सेकंड डिग्री. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कैन नेवर गेट कन्वर्ट इनटू थर्ड डिग्री. दैट इज व्हाई इट हैज अ बेटर प्रोग्नोसिस. ठीक है, अब मुझसे एक क्वेश्चन, मैं तुम्हें सिंपल सी एक चीज बताना चाहता हूँ. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई बिकॉज सेकंड डिग्री हैज द प्रोपेंसिटी टू अंडरगो इनटू थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स. ठीक है, इसमें तुम्हारा जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बन जाएगा वो पेसमेकर होगा. तो अगर किसी भी पेशेंट को मोबलिट्स टाइप 2 है सेकंड डिग्री में भी, अगर मैं सेकंड डिग्री में भी अगर सबसे खतरनाक ब्लॉक की बात करूं दैट इज मोबलिट्स टाइप 2, तो उसमें तो आपको पेसमेकर की डेफिनेटली रिक्वायर होगी, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए. अभी बताऊंगा थर्ड डिग्री क्या है. ठीक है, कि अभी देखो थर्ड डिग्री का बेसिकली कुछ नहीं है, ड्रॉप बीट हुई ना. सेकंड डिग्री में ड्रॉप बीट हुई कि नहीं, सब बताओ. सेकंड डिग्री का हॉलमार्क ड्रॉप बीट है, राइट? हेलो, यस सेकंड सर। डिग्री का हॉलमार्क है ना. तो अब हमारे हार्ट पे डिपेंड करता है कि इस ड्रॉप बीट के बाद असली बीट आए ना आए. अगर सपोज हार्ट बोले ड्रॉप बीट चल, मैं आगे आगे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, खत्म, बंदा मर गया. ड्रॉप बीट के बाद बंदा मर जाएगा, खत्म हो गया. तो हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हार्ट उसके बाद वापस सिनोएट्रियल नोड को बोले कि भैया तू कॉन्ट्रैक्ट कर ताकि वापस नॉर्मल हो जाए सारी रिदम. ठीक है, तो अगर वो नहीं हुआ तो वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, फ्लैट लाइन. ओके, तो दैट इज वाई सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के पेशेंट में बहुत कॉमनली हम पेसमेकर इंसर्ट करते हैं. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के पेशेंट में कभी पेसमेकर इंसर्ट नहीं किया जाता है. ओके, अब आखिरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वेगस का इफेक्ट बताना है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल पार्ट. ठीक है, अगर मैं कैसे भी करके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करूं, ठीक है, बाय सपोज मैं कैरोटिड आर्टरी को साइमल्टेनियसली दबाऊं, वल्सल्वा मैनिमर फॉर्म करूं, कैसे भी करके अगर मैं वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना चाहूं, ठीक है, so what will happen to the first degree heart block and what has happened to the second degree heart block? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक अगर सपोज तूने ब्लॉक कर दिया फर्स्ट डिग्री, वेगस किस पे एक्ट करती है? वेगस एक्ट करती है दो चीजों पे. वेगस एक्ट करती है दो चीजों पे हार्ट में, एक एक्ट करती है सिनोइट्रियल नोड, एक एक्ट करती है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. इन दोनों चीजों पे एक्ट करती है. हमारे पेशेंट को ऑलरेडी एवी नोड ब्लॉक है. ठीक है, हमारे पेशेंट को ऑलरेडी एवी नोडल ब्लॉक है. अब तुमने ऊपर से फिर से एवी नोड को और ब्लॉक कर दिया बाय गिविंग वेगस. सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक तो और इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, मतलब पीआर इंटरवल का जो सेगमेंट है वो और इंक्रीज हो जाएगा. पहले सपोज 10 सेकंड्स था, अब सपोज हो जाएगा 20 सेकंड्स. पीआर इंटरवल इन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक विल इंक्रीज बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ एवी नोडल ब्लॉक. बट अगर तुम सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करो, अगर मैं उस पर वेगस नर्व को स्टिमुलेट करूं, तो दैट मींस आई एम प्रोड्यूसिंग ड्रॉप बीट. ठीक है, डायरेक्टली. सपोज मेरे पेशेंट को नॉर्मली मोबिलिस टाइप 1 में 4:3 आनी थी, मतलब 4 बीट्स के बाद मेरी एक ड्रॉप बीट होनी थी. मैंने वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया, मैंने इसको 2:1 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब दो के बाद मेरी ड्रॉप बीट आ गई. तो दैट मींस आई एम ट्राइंग टू टर्मिनेट द सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. सो इट इज बेनिफिशियल. वेगस नर्व स्टिमुलेशन इज बेनिफिशियल इन सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, बट इट इज डेट्रीमेंटल, इट इज वेरी खराब इन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक. ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? वेगस नर्व स्टिमुलेशन. सर एक बार फिर से। सेकंड देख बेटा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में द ओनली फाइंडिंग इज प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल. एंड वो क्यों हो रहा है? बिकॉज एवी नोड ब्लॉक है और इसलिए डिलेड कंडक्शन हो रहा है. काम खत्म. हमने बाहर से भी फिर से एवी नोड को ब्लॉक कर दिया और ज्यादा. कैसे किया मैंने और ज्यादा ब्लॉक? बाय स्टिमुलेटिंग द वेगस नर्व. वेगस नर्व भी एवी नोड पे एक्ट करती है और उसको जाके ब्लॉक कर देती है. सो ऑलरेडी मेरे पेशेंट का एवी नोड ब्लॉक था, मैंने बाहर से भी उसको और एवी नोड ब्लॉक कर दिया बाय स्टिमुलेटिंग द वेगस नर्व. द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में पीआर इंटरवल जितना भी था उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इस पेशेंट में ड्रॉप बीट्स तो होती ही नहीं है. ड्रॉप बीट्स होती नहीं है, तो ओनली थिंग दैट वेगस नर्व कैन डू इज प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पीआर इंटरवल. बट अब तुम सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में देखो, द हॉलमार्क ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज ड्रॉप बीट्स. ड्रॉप बीट्स इज द हॉलमार्क ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. सो ड्रॉप बीट्स आती कैसे हैं? आती कैसे कुछ नहीं है, बस धीरे 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 करके पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होते रहता है, और जब इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है कि मतलब संभाला नहीं जा रहा, तो बीट ड्रॉप हो जाती है. ठीक है, सेम चीज अब यहाँ पे भी वेगस नर्व ने क्या किया. ठीक है, देख आइडियली पहले क्या हो रहा था, देखो जब सपोज हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करें, सॉरी सेकंड डिग्री में मोबिलिस टाइप 1 की बात करूं, सो पहले पीआर इंटरवल कितना था? सपोज 10 सेकंड्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज 10 सेकंड्स. उसके बाद था 20 सेकंड्स, उसके बाद हुआ 30 सेकंड्स. तो हमने मैक्सिमम लिमिट मान ली, हाँ भैया 30 सेकंड जब पीआर इंटरवल हो जाएगा उसके बाद ड्रॉप बीट आनी है, तो ड्रॉप बीट आ गई. ठीक है, तो हमने वेगस नर्व को क्या बोला? उसको बोला कि चल पहले मेरे पेशेंट को आया था 10 सेकंड्स का पीआर इंटरवल, अब मैंने इसी सेकंड वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर दिया. वेगस नर्व ने इमीडिएटली यहाँ पे 30 सेकंड्स ले आया, इमीडिएटली पीआर इंटरवल को इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग कर दिया एवी नोड को ब्लॉक करके. एवी नोड को वेगस नर्व ने एवी नोड को ब्लॉक किया, पीआर इंटरवल इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग कर दिया कि डायरेक्टली 30 सेकंड्स पहुंच गया, डायरेक्टली 30 सेकंड्स हो गया, और यहाँ पे ड्रॉप बीट आ गई. ड्रॉप बीट तो शुरू में ही मैंने ड्रॉप बीट ले आया.
बिफोर इवन ये 4 बारी ब्लॉक होने के बाद। और जैसे ही ड्रॉप बीट आई, मेरे सिनेटल नोड ने वापस फायर करना शुरू कर दिया, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। सो मैंने जल्दी से उसको जल्दी कन्वर्ट कर दिया, इतना लेट 4 बीट के बाद नहीं, मैंने 2:1 ही कर दिया, इसको 2:1 ही कर दिया। तो इट इज गुड थिंग, इट इज गुड थिंग कि जल्दी हो गया, खत्म हो गया, एक ही बारी में खत्म हो गया। आई एम डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेव बिफोर द ब्लॉक्स कम। दैट इज वाई वेगस नर्व स्टिमुलेशन इज बेनिफिशियल इन सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक बट इज डेट्रीमेंटल इन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब क्लियर हुआ? यस सर। रिया सर, हाँ बोलो। ऐसे नोट को नहीं, ऐसे नोट को भूल जाओ, सिर्फ एबी नोट की बात करो अभी। सिर्फ वो सिर्फ बताने के पर्पस के लिए था, हमारा सिर्फ पर्पस है एबी नोट को स्टिमुलेट नहीं। वेगस नर्व इज अ ब्लॉकर, ब्लॉकर ऑफ एबी नोड, ठीक है। एंड सिनेटल नोड का भी ब्लॉकर होता है वो, बट अभी एबी नोड इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वेगस एबी नोड को ब्लॉक करता है। हाँ हाँ, प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी बच्चे, देखना एबी नोड अगर ब्लॉक हो गया तो डायरेक्टली पीआर इंटरवल जो धीरे धीरे करके प्रोलॉन्ग हो रहा था, हमने एक ही बार में प्रोलॉन्ग कर दिया। पहले 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, वेगस ने क्या किया, एबी नोड को जाके ब्लॉक कर दिया, एबी नोड ब्लॉक हो गई, पीआर इंटरवल अपने आप ही 30 सेकंड प्रोलॉन्ग, इसी सेकंड ड्रॉप बीट आ गई, तो बात खत्म। फिर से नॉर्मल सिनोइटल नोट रिदम शुरू हो जाएगा अब उसके अगली बीट से। नहीं नहीं नहीं, बस हमने एक बार स्टिमुलेट किया, वेगस ने एक ही बार ब्लॉक इनिशिएट किया, उसके बाद अपने आप ठीक हो गया। हम परसिस्टेंटली तो ना वेगस नर्व को हाथ रख के बैठ गए हैं वेगस नर्व पे, बस एक ही बार किया, वेगस नर्व ने एक ही बार फायर किया, वन टाइम फायरिंग, वन टाइम फायरिंग। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। जी सर। चलो, अब आते हैं आखिरी ब्लॉक, दैट इज थर्ड डिग्री ब्लॉक। अब जब तुम थर्ड डिग्री ब्लॉक की बात करते हो, इसका मतलब क्या है? थर्ड डिग्री ब्लॉक इज ऐसा ब्लॉक विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का क्या मतलब है? मैंने एवी नोड को इतनी बुरी तरीके से ब्लॉक किया है कि देयर इज नो कंडक्शन इन दिस होल यूनिवर्स विच कैन ट्रैवल फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, ठीक है। अगर ये मेरा एवी नोड है, ठीक है, मेरी कोई भी कंडक्शन कैन नॉट ट्रैवल, नो कंडक्शन कैन ट्रैवल फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, ठीक है। दैट इज वाई इसको बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इसका मतलब क्या है? अब मेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो मेरा पेशेंट मर जाएगा, पेशेंट डेड। क्यों पेशेंट डेड? बिकॉज ऑब्वियसली लॉजिकली तुम सोचोगे कोई कंडक्शन एट्रिया से वेंट्रिकल पे जा ही नहीं रही है, एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज सिनोइट्रियल नोड है वहां पे, एट्रिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग, बट द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट, मतलब द रिदम इज नॉट गोइंग टू द वेंट्रिकल बिकॉज एवी नोड इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। सो पेशेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो हार्ट मर जाए क्योंकि वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड आगे नहीं जाएगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा तो पेशेंट डेड। या फिर, या फिर अगर कोई भी कंडक्शन नहीं जा रही है तो वेंट्रिकल को खुद से कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करनी पड़ेगी। अगर वेंट्रिकल को खुद से कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करनी पड़ती है, दैट मीन मैंने मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, या फिर अगर नहीं बताया तो सुनो, कि पूरे हार्ट में देयर आर एन, बहुत सारे पेसमेकर्स होते हैं, हार्ट के अंदर बहुत सारे पेसमेकर्स होते हैं, बट द डोमिनेंट पेसमेकर इज द वन जिसकी जो हार्ट को सबसे तेज कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, एंड दैट इज सिनोइट्रियल नोड। सिनोइट्रियल नोड कहता है भैया मैं हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा कितने बीट पे? मैं हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा 60 से 100 बीट्स पर मिनट पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं एट्रियोवेंट्रिकल नोड को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कि भैया तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू एक पेस मेकर की तरह आकर, तो वो इससे कम की स्पीड पे कराएगा, सपोज 45 से 60 बीट्स पर मिनट पे। फिर अगर मैं बोलूं भैया वेंट्रिकल तू कॉन्ट्रैक्ट करा, तो वेंट्रिकल तो और भी कम कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, वो बोलेगा 30 से 45 बीट्स पर मिनट पे मैं कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा, ठीक है। सो एवरी सेल इन दी हार्ट कैन मतलब एक्ट एज अ पेस मेकर, बट चलती उसकी है जो डोमिनेंट हो, तो दैट इज डोमिनेंट पेस मेकर क्या है? सिनोइट्रियल नोड, क्योंकि वो हार्ट को सबसे तेज कॉन्ट्रैक्ट कराने की क्षमता रखता है। बट अगर अब डू एंड डाई सिचुएशन आ चुकी है कि भैया वेंट्रिकल को बोला जा रहा है या तो तू मर जा क्योंकि तू तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, या फिर तू अपने वेंट्रिकल पेसमेकर सेल्स को बोल कि कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करे, तो वो बोलता है चल भैया। तो इसको बोलते हैं, अगर इसने बोल दिया कि स्टिमुलेट कर दिया कि वेंट्रिकल के जो पेसमेकर सेल्स हैं, वेंट्रिकल के जो पेसमेकर सेल्स है उसको स्टिमुलेट करो, और वेंट्रिकल की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि तू अपनी एक कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कर एट द रेट ऑफ 30 से 45 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ऐसी रिदम को बोला जाता है इडियो वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम, इडियो वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल इज एस्केपिंग एंड एस्केपिंग द ब्लॉक एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन इट्स ओन। सो अगर तुम गेम देख रहे हो, गेम क्या है? एट्रिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग एट अ रेट ऑफ 60 से 100 बीट्स पर मिनट, वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टिंग एट नाउ एट अ रेट ऑफ 30 से 45 बीट्स पर मिनट। तो दोनों अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करने पे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्लॉक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, एवी नोड ब्लॉक है, तो एट्रिया अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है,
वेंट्रिकल अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं एवी डिसोसिएशन। हमारे प्रॉफ का क्वेश्चन, एवी डिसोसिएशन इज सीन इन विच? एवी डिसोसिएशन इज सीन इन थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। एवी मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में डिसोसिएट हो चुके हैं, एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं एवी डिसोसिएशन। ठीक है, इतना क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? हेलो? यस। यस। अब तुम एक गेम देखो, गेम क्या कहती है। मैंने तुम्हें शुरू में एक बहुत चीज बताई थी, मेरे फर्स्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी कि यस, अगर वेंट्रिकल से कोई भी रिदम स्टार्ट होती है, ठीक है, वेंट्रिकल से कोई भी रिदम स्टार्ट होती है, तो तुम्हारे को मैंने एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। वो क्या इंपॉर्टेंट चीज थी? कि हमारे पास तीन तरीके के सेल्स होते हैं, एक्चुअली दो मेन सेल्स होते हैं। एक होते हैं पेसमेकर सेल्स, ठीक है, एंड एक होते हैं मायोकार्डियल सेल्स। अगर तुम्हें अपने फर्स्ट ईसीजी का लेक्चर याद हो, दो तरीके के सेल्स होते हैं, पेसमेकर एंड मायोकार्डियल सेल्स। तो वो जो मायोकार्डियल सेल्स है, जैसे एग्जांपल इज वेंट्रिकुलर सेल्स, वेंट्रिकुलर सेल्स, अगर उससे रिदम स्टार्ट हो तो वो रिदम हमेशा स्लो होती है एज कंपेयर टू द मेन पेसमेकर्स, ठीक है। सो अगर इससे रिदम स्टार्ट हो रही है तो इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी अ स्लो रिदम। स्लो मतलब बड़ी धीरे होती है, धीरे होती है। धीरे होती है का मतलब आप देखो दो चीजें ना, अरिथमिया में भी रूल है और यहाँ पे भी रूल है। जब अरिथमिया पढ़ाऊंगा तब भी सेम चीज बताऊंगा। पहली बात तो, अगर कोई भी रिदम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल, तो दो चीजें हमेशा फॉलो करेगी वो रिदम। पहली चीज फॉलो करेगी, देयर विल बी ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ब्रॉड क्यूआरएस, व्हाई ब्रॉड? बिकॉज दिस रिदम इज स्लो, तो टाइम लगता है उसको। तो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन होती है लेस देन 0.12 सेकंड, ठीक है। जब मैं ब्रॉड बोलता हूं तो ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज मोर देन 0.12 सेकंड। ये रूल है, ये रूल है। कोई भी रिदम व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेंट्रिकल, ठीक है, इट विल हैव अ ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दैट मींस द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन विल बी मोर देन 0.12 सेकंड्स। एंड सेकंड थिंग क्या होगी, इट विल हैव एन अबनॉर्मल शेप। क्यों अब नॉर्मल शेप? क्यों? हमारा नॉर्मल शेप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, दिस इज द क्यू वेव, दिस इज द आर वेव, दिस इज द एस वेव, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन ये वाला जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, इसका बड़ा ही अबनॉर्मल शेप होगा। तो मोस्ट कॉमन शेप जो एसीडीज में देखा जाता है वो ये होता है, ये, दिस इज द अबनॉर्मल शेप वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको तुम नेम नहीं कर सकते, बट या दिस इज द अबनॉर्मल शेप वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये रूल है, ये रूल है। कोई भी रिदम विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल, अरिथमिया में भी सेम चीज पढ़ेंगे, कोई भी रिदम विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल, देयर आर टू रूल्स। फर्स्ट, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, सेकंड होगा अबनॉर्मल शेप के साथ होगा, ठीक है। तो अगर अब तुम इसका ईसीजी बनाने जाओगे थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का, तो कैसे होगा? बहुत सिंपल चीज है। ये पी वेव है, बिल्कुल पी वेव तो नॉर्मल रहेगी बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, पी वेव की शेप जो होगी वो नॉर्मल रहेगी बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सिनोइट्रियल नोड, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम पीआर इंटरवल, वो भी नॉर्मल रहेगा क्योंकि अब उसके बाद तुम्हारे अबनॉर्मल होगी। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल बी अबनॉर्मल, दिस इज द अबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड उसके बाद टी वेव नॉर्मल रहेगा। ऐसी कहानी चलेगी। लेकिन अब तुम एक चीज देखोगे, मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ, एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अगर तुम एक चीज देखो कि द पीआर इंटरवल, द पीआर इंटरवल, द पीआर इंटरवल विल बी मतलब कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूं, अगर सपोज मैं बोलूं अगली वेव जो है वो पी वेव है, ठीक है, अगली वेव सपोज पी वेव, उसमें पीआर इंटरवल इतना सही है, ठीक है। फिर आगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, फिर टी वेव बन गया, फिर पी वेव इंटर, अगर उसके मैं देखो पी वेव इंटरवल बहुत ज्यादा बड़ा है, पीआर इंटरवल सॉरी, ठीक है। ऐसा क्यों है? बिकॉज हमारे पास कोई वो थोड़ना है, क्या कहते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप थोड़ना है। एट्रिया अलग स्पीड पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल अलग स्पीड पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सो देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन पीआर इंटरवल। बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द पी इंटरवल, ये न्यू चीज है। दो पी वेव के बीच में जो इंटरवल है वो हमेशा सेम ड्यूरेशन का होगा। सिमिलरली दो क्यू वेव के बीच में, मतलब दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो इंटरवल है वो भी सेम रहेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन अ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक व्हाट हैपेंस इज कि द पी आर इंटरवल इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, ठीक है। बट द पीपी इंटरवल एंड द क्यूआरएस, या फिर क्यूआरएस मतलब क्यू इंटरवल बोल लो, जो भी तुम मान सकते हो इसको, ठीक है। या फिर आर इंटरवल इज अ बेटर टर्म क्योंकि क्यू वेव को हम देखते नहीं है। द आर इंटरवल, द पीपी इंटरवल, द आर इंटरवल रिमेन्स द सेम। दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू सी, ठीक है। दिस इज अ ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, सब देख सकते हैं, दिस इज अ ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मोर देन 0.12 सेकंड्स, इट हैज एन अबनॉर्मल शेप, ठीक है। द शेप ऑफ द पी वेव इज नॉर्मल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा द पी आर इंटरवल इज नॉट सेम बट द पीपी इंटरवल एंड द आर इंटरवल इज एब्सोल्युटली सेम विद ईच वेव। ये तीन फाइंडिंग मिला के कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की डेफिनेशन बनाई जाती है, ये तीन फाइंडिंग मिला के, ठीक है, कि अब नॉर्मल क्यूआरएस की शेप,
प्लस मोर देन 0.12 सेकंड मतलब ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, द पी वेव इज नॉर्मल, एंड ये वाला चीज की पीआर इंटरवल सेम नहीं है, पीपी इंटरवल एंड आरआर इंटरवल सेम है। ये हॉलमार्क है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का। तीन चीजें मिला के हॉलमार्क बनता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का। इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बाकी लोग इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, अब एक क्लिनिकल कोरिलेशन बताते हैं। ये तो ईसीजी की फाइंडिंग हो गई। कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट ब्लॉक? हार्ट ब्लॉक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट ब्लॉक इज मायोकार्डाइटिस। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, मायोकार्डाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट ब्लॉक। ये रूल ऑफ लाइफ है, ठीक है, इसको कभी मत भूलना। ठीक है, मेरा सेकंड क्वेश्चन तुमसे, एज कंपेयर टू एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी हार्ट ब्लॉक देखे जाते हैं, बट मायोकार्डाइटिस इज द ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट ब्लॉक। ठीक है, एज कंपेयर टू थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज विच इज ड्रग्स विच आर एवी नोडल ब्लॉकर्स। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 50। ठीक है, एवी नोडल ब्लॉकिंग ड्रग्स, ठीक है, इज निमोनिक होता है उनका ABCD। ठीक है, टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ABCD, A स्टैंड्स फॉर एट्रोपिन, सॉरी, A स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन। ठीक है, D स्टैंड्स फॉर बीटा ब्लॉकर्स, C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, D स्टैंड्स फॉर डिजॉक्सिन। ठीक है, दीज आर द ड्रग्स विच आर एवी नोडल ब्लॉकर। यही ड्रग्स हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन में भी यूज करेंगे, वहां पे भी सेम चीज आएगा, बताऊंगा। ABCD, एडिनोसिन, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिजॉक्सिन। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट कॉज है ऑफ हार्ट ब्लॉक। बट ये मेरा सेकंड क्वेश्चन तुमसे है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिवर्सिबल, द वर्ड इज रिवर्सिबल थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये मेरा क्वेश्चन था मेरे क्विज में भी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिवर्सिबल थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। कोई आइडिया? रिवर्सिबल थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, आंसर इज लाइम्स डिजीज। ठीक है, लाइम्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिवर्सिबल थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये नहीं भूलना है। ठीक है, चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप एक बहुत सिंपल एक और कोरिलेशन बता रहा हूं। सपोज अब देखो गेम, देखो गेम क्या हुआ। गेम हुआ किसी पेशेंट को थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हुआ। ठीक है, किसी पेशेंट को थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हुआ, दैट मींस एट्रिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग बट द वेंट्रिकल इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो क्या ब्लड ऑर्गन्स पे जाएगा? हेलो? नो सर। नहीं, तो कार्डियक आउटपुट को हम जीरो मानते हैं उसमें, ऑब्वियसली, क्योंकि भैया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो कार्डियक आउटपुट ऑलमोस्ट जीरो। अगर कार्डियक आउटपुट जीरो, सबसे सेंसिटिव ऑर्गन कौन है हमारा, जिसको हमें ब्लड पहुंचाना है? ब्रेन। ब्रेन। तो सीधा सेरेब्रल एनॉक्सिया, नॉट हाइपोक्सिया, एनॉक्सिया, कार्डियक आउटपुट जीरो, सेरेब्रल एनॉक्सिया, पेशेंट विल हैव अ सीजर, अनॉक्सिक सीजर कहते हैं उसको, एनॉक्सिक सीजर। ठीक है, सीजर हुआ, बट फिर तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं करना, सीजर हो रहा है, हमने उसको बस संभाल के रखना है सच दैट वो एस्पिरेट ना करे। तुमने थोड़े टाइम बाद देखा इडियोवेंट्रिकुलर रिदम आया, इडियोवेंट्रिकुलर एस्केप रिदम आया। ठीक है, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल की तरफ रिस्टोर हो गया, पेशेंट नॉर्मल हो गया, पेशेंट नॉर्मल होकर बैठ गया। तो लोगों को लगता है पेशेंट फेक कर रहा है कि अभी तो पेशेंट को सीजर आ रहा था, अपने आप नॉर्मल हो गया, बैठे बैठे नॉर्मल हो गया। या तो पेशेंट मर जाएगा, अगर इडियोवेंट्रिकुलर एस्केप रिदम नहीं आएगा तो पेशेंट विल डाई। लेकिन अगर इडियोवेंट्रिकुलर एस्केप रिदम आ गया, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो गया, पेशेंट नॉर्मल हो गया, तुम बोलोगे अरे ये तो फेक कर रहा था, ये तो फेक कर रहा था, फेक कर रहा था। बट क्या पेशेंट फेक कर रहा था? नहीं, वो तो उसके हार्ट ने उसको बचा लिया। दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसको एक सिंड्रोम के नाम से बोलते हैं, तुमने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम। स्टोक्स एडम सिंड्रोम के नाम से ये चीज जानी जाती है। ठीक है, स्टोक्स एडम सिंड्रोम, दिस इज व्हाट इज स्टोक्स एडम सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन, एंड इसको भूलना नहीं है, वेरी सिंपल, वेरी इजी प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो अब मेरा तुमसे एक सवाल है, अगर तुम एक डॉक्टर हो, तुमने इस पेशेंट को यहीं पकड़ लिया, पेशेंट को अनॉक्सिक सीजर है, तुम्हारे को दिख रहा है पेशेंट को हार्ट ब्लॉक की वजह से सीजर है। ठीक है, और तुम हॉस्पिटल के अंदर हो और तुम नहीं लेना चाहते चांस कि मेरा हार्ट खुद रिस्टोर कर ले, या तो पेशेंट मर जाएगा या तो हार्ट खुद रिस्टोर कर ले, तुम चांस नहीं लेना चाहते, तुम्हारे पेशेंट को हार्ट ब्लॉक है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस दैट विल गिव टू प्रिवेंट, टू ओवरकम दिस हार्ट ब्लॉक? जल्दी से बताओ, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तुम अपने दिमाग में लगाओ, तुम खुद सोचो। हार्ट ब्लॉक इज अकरिंग बिकॉज ऑफ एवी नोडल ब्लॉक। एवी नोडल ब्लॉक कौन सी नर्व प्रोड्यूस कर सकती है? अभी हमने डिस्कस किया, कौन सी नर्व हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द एवी नोडल ब्लॉक? वेगस। वेगस नर्व। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेगस नर्व। वेगस नर्व इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, नर्वस सिस्टम वाली नर्व होती है जो एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है। एसिटाइलकोलिन एक्ट ऑन द M3 रिसेप्टर, सॉरी M1 रिसेप्टर्स, M3 रिसेप्टर भी करता है, और उसके बाद हार्ट ब्लॉक प्रोड्यूस करता है। सो अब तुम मुझे बताओगे, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम
हार्ट ब्लॉक प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैं इस हार्ट ब्लॉक को रिवर्स कैसे करूं? मैं हार्ट ब्लॉक को रिवर्स कैसे करूं? सिंपैथोमाइमेटिक। यस, दो ऑप्शन है, या तो मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही ब्लॉक कर दूं, या तो मैं सिंपैथेटोमाइमेटिक्स दे दूं, लॉजिकली। ठीक है, कैन यू टेल मी एनी नेम ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉकर, द मोस्ट फेमस नेम ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉकर? एट्रोपिन। एट्रोपिन, शाबाश, ठीक है, एट्रोपिन। एंड सिंपैथेटिक माइमेटिक्स में एक ऐसा सिंपैथेटिक माइमेटिक जो प्रिडोमिनेटली ऑन हार्ट एक्ट करता है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एगोनिस्ट, इसका नाम पता है? बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एगोनिस्ट, इसको बोलते हैं आइसोप्रेनिलीन। अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, सो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हार्ट ब्लॉक, ये बहुत फेमस क्वेश्चन 50 करोड़ बारी पूछ चुके हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट ब्लॉक एट्रोपिन। एट्रोपिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट ब्लॉक एज कंपेयर टू आइसोप्रेनिलीन। दोनों दे सकते हैं, बट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट ब्लॉक इज एट्रोपिन। ये कहीं भी नींद में भी तुमसे पूछे हार्ट ब्लॉक का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, आंसर इज एट्रोपिन। एट्रोपिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को, वंस द पेशेंट स्टेबलाइज्ड, once the patient is stabilized, you put the patient on pacemaker if the patient has a second degree or a third degree heart block. ठीक है, once the patient is stabilized, you put the patient on a pacemaker. ठीक है, this is the management of third overall heart block का सारा management यही है कि अगर किसी पेशेंट को तुम हार्ट ब्लॉक से देखते हो, to reverse that heart block, जल्दी से एट्रोपिन का इंजेक्शन start, and once the patient is stabilized, put the patient on pacemaker if it is necessary. Example, if the patient has second degree or third degree heart block. Clear? Clear भाई? यस सर। हाँ, जरा रिया वीडियो बंद करो।